हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय हेनरी फ्योल। इन प्रिंसिपल्स को समझने से पहले हम हेनरी फ्योल के बारे में कुछ जानेंगे। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। इनका बर्थ हुआ था 1841 में, डेथ हुई थी 1925 में। बाय प्रोफेशन ये माइनिंग इंजीनियर थे और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। मैनेजमेंट की थ्योरी लिखी थी फ्रेंच लैंग्वेज में। नेशनलिटी इनकी फ्रांस है। एजुकेशन की बात करें तो ये ग्रेजुएट थे एज अ माइनिंग इंजीनियर। ग्रेजुएशन की थी फ्रॉम माइनिंग एकेडमी एट सेंट एंटनी इन 1860। 1860 से लेकर 1892 तक एक माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव वर्क किया। इसी कंपनी में 1898 में एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किए गए। एक समय ऐसा है जब कंपनी डूबने की कगार पर थी। उस समय हेनरी फ्योल ने अपने मैनेजमेंट टैलेंट को प्रेजेंट करते हुए इस कंपनी को डूबने से बचाया और एक स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन पर लेकर आए। यहीं से हेनरी फ्योल के मैनेजमेंट करियर की शुरुआत हुई। अपने लंबे और सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल मैनेजर करियर के दौरान हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में गहराई से सोचा और 1916 में रिटायरमेंट के बाद हेनरी फ्योल ने अपना पूरा जीवन मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्रैक्टिस की स्टडी करने में और उसके बारे में लिखने में बिताया। इनकी बुक थी फ्रेंच लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली, जो पब्लिश हुई 1916 में, और यही बुक इंग्लिश लैंग्वेज में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पब्लिश हुई 1949 में। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था, जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये 14 प्रिंसिपल थे रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन और टॉप मैनेजमेंट। इन्हीं प्रिंसिपल्स को आज हम समझेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। Work is divided in a small task and job, and each work is done by a trained specialist, which leads to greater efficiency, specialization, increased productivity, reduction of unnecessary wastage and movements. इस प्रिंसिपल में फ्योल ने ये कहा है कि वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है और हर वर्क उस पर्सन से कराया जाता है जो ट्रेंड है, स्पेशलिस्ट है उस पर्टिकुलर वर्क को करने में, जिसकी एफिशिएंसी है उस पर्टिकुलर वर्क को करने में, जिसका स्पेशलाइजेशन है उस पर्टिकुलर वर्क में। उसी पर्सन से उस वर्क को कराया जाता है। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, अननेसेसरीली वेस्टेज नहीं होता है मटेरियल का, और टाइम भी कम लगता है उस वर्क को करने में। सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो जॉब असाइन की गई उसे समय पर पूरा करना। इस प्रिंसिपल में फ्योल ने ये कहा है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। मीन्स अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को ही एक साथ देना चाहिए। वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और अथॉरिटी नहीं दी जाती है तो एग्जीक्यूटिव को कोई इंटरेस्ट नहीं आता है अपनी ड्यूटीज को करने में। सिमिलरली, गिविंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स हिम एरोगेंट एंड देयर इज अ फियर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। और अगर अथॉरिटी दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है तो इससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव एरोगेंट हो सकता है, उसमें घमंड आ सकता है और वो अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकता है। इसलिए हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही एक साथ देनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। इट इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय द सबऑर्डिनेट्स। Discipline requires good supervisors at all levels, clear and fair agreements, and judicious application of penalties.
इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये कहा है कि डिसिप्लिन का मतलब होता है और सबॉर्डिनेट्स द्वारा यानी कि जो वर्कर्स एम्प्लॉयज हैं उनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और रेगुलेशन को मानना, उन्हें फॉलो करना। डिसिप्लिन में हर लेवल पर अच्छे सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर सुपरवाइजर डिसिप्लिन में रहेंगे तो सबऑर्डिनेट्स भी डिसिप्लिन में रहेंगे। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए और जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए पेनल्टीज होनी चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। It implies that every worker should receive orders and instruction from one superior only. Otherwise, it will create confusion, conflicts, and disturbance and overlapping of activities. इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये कहा है कि हर वर्कर को केवल एक ही सुपीरियर यानी कि एक ही बॉस से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। अगर एक से ज्यादा बॉस होंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे और ओवरलैपिंग होगी एक्टिविटीज की। एक ही सुपीरियर द्वारा इंस्ट्रक्शन जब रिसीव होते हैं तो इस कंडीशन में है प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एक से ज्यादा सुपीरियर से अगर इंस्ट्रक्शंस रिसीव होते हैं सबऑर्डिनेट्स को तो यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड और मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड। फ्यूल ने एक ही बॉस या एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन को मिलने पर क्यों जोर दिया है, क्योंकि अगर एक ही बॉस होगा, एक ही बॉस कमांड देगा कि इस वर्क को इस एम्प्लॉय को करना है, तो एम्प्लॉयज में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि बॉस ने जो कहा है उन्हें वो काम करना है, तो वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करते जाएंगे। लेकिन अगर बॉस बहुत ज्यादा हो यानी कि एक से ज्यादा बॉस हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो वर्कर्स एम्प्लॉयज हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस बॉस की बात को पहले सुनना चाहिए। अब यहाँ पर क्या 3 सुपीरियर दिए हैं, तीनों सुपीरियर अगर अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सबऑर्डिनेट कंफ्यूज होगा कि इनके इंस्ट्रक्शन को पहले फॉलो करें या इनके इंस्ट्रक्शन को या फिर इनके इंस्ट्रक्शन को। सो इसलिए इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने कहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हें केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए। अगर सुपीरियर एक से ज्यादा होते हैं यानी कि जो बॉस हैं वो अगर एक से ज्यादा होंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे और ओवरलैपिंग होगी एक्टिविटीज की। सो इसे है कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। मीन्स जो कमांड दी जाती है बॉस द्वारा वर्कर्स को, उसमें यूनिटी होना चाहिए, यानी कि एक ही बॉस द्वारा कमांड दी जाना चाहिए, बॉस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये कहा है कि हर ग्रुप की जो भी एक्टिविटी होती है उन एक्टिविटीज के होने का ऑब्जेक्टिव यानी कि जो उद्देश्य होता है वो सेम होना चाहिए और उस ग्रुप का एक हेड यानी कि एक ही बॉस होना चाहिए। एक से ज्यादा बॉस होंगे तो कंफ्यूजन होगा किसकी बात पहले सुने। सो एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए उस हेड का, प्लान भी एक ही हो, क्योंकि अगर एक से ज्यादा प्लान हो तो समझ नहीं आएगा कि किस प्लान को पहले पूरा करें, प्लान ए को पहले पूरा करें या प्लान बी को पहले पूरा करें। सो एक ही प्लान होना चाहिए। इसे इस डायग्राम से देखें, यहाँ पर है प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का एक हेड है यानी कि एक बॉस है जिसका एक प्लान है और उसी प्लान को पूरा करने के लिए ग्रुप की सभी एक्टिविटीज एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं, क्योंकि इन सब का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सेम ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है क्योंकि यहाँ पर इनका ना तो कोई हेड है ना ही उस हेड का कोई प्लान है, क्योंकि हेड ही नहीं है तो कोई प्लान ही नहीं है। तो ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में हो रही हैं, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट करने के लिए
कोई हेड और हेड का कोई प्लान नहीं है, ना ही इनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है। So unity of direction means that effort of all members of the organization should be directed towards the achievement of common goal. Unity of direction का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी का एक कॉमन गोल होना चाहिए और उसी कॉमन गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में सभी मेंबर का एफर्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर हैं उन सभी का एक कॉमन गोल है और एक कॉमन गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में ही ये वर्क कर रहे हैं, अपना अपना एफर्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर कोई कॉमन गोल नहीं है, किसी का कोई हेड नहीं है, ना कोई प्लान है, तो जितने भी मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अपने अपने डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Without unity of direction, unity of actions, coordination of strength और focusing of effort achieve नहीं किया जा सकता। 6th principle है subordination of individual interest to general interest. The interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee. इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट या उसके गोल को। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक एम्प्लॉय को कहा गया है कि वो मार्केट जाकर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करके लाए। वो एम्प्लॉय मार्केट जाता है और ये देखता है कि उसके रिलेटिव की एक शॉप है जहां पर वो रॉ मटेरियल मिल रहा है, लेकिन वो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है जितना कि अदर शॉप पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इस केस में उस एम्प्लॉय को अपनी रिश्तेदारी नहीं निभानी चाहिए, उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल, ताकि प्रोडक्शन भी बेस्ट क्वालिटी का हो और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। तो यहाँ पर उसे ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखते हुए एम्प्लॉय को उसी शॉप से रॉ मटेरियल परचेज करना चाहिए जिस शॉप पर बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलता है, ना कि अपने रिलेटिव की शॉप पर। सो इस प्रिंसिपल में क्या कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के खुद के गोल या खुद के इंटरेस्ट को। 7th प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। The overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. The wages should encourage the workers to work more and better. इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये कहा है कि ओवरऑल जितना भी पेमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज को सैलरी और वेजेस के रूप में, वो फेयर होने चाहिए दोनों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। यानी कि एम्प्लॉयज ने जितनी मेहनत की है उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उतनी सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो सैलरी सही हो, यानी कि इतनी सैलरी ना पे करे ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि उसके पास ही कुछ बाद में ना बचे। तो सैलरी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयज भी खुश हों, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको इतनी सैलरी मिले और ऑर्गेनाइजेशन के पास भी कुछ अमाउंट बचे। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को खुश करने की वजह से पूरा पैसा सैलरी में ही लुटा दे, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो फेयर होनी चाहिए सैलरी दोनों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। और जो वेजेस पे किए जाते हैं वर्कर्स को, वेजेस ऐसे होने चाहिए ताकि वर्कर्स एनकरेज हो ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके से काम करने के लिए। 8th प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization means concentration of decisions making authority in few hands at top level. Centralization का मतलब ये होता है कि जो decision making authority या decision making power है वो केवल top management के पास ही होनी चाहिए। Decentralization means evenly distribution of power at every level of management. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर लेवल के मैनेजमेंट में, यानी कि टॉप, मिडल और लोअर तीनों ही लेवल पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग पावर
होनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये कहा है कि बोथ शुड बी बैलेंस एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड एंड कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि दोनों में ही बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती। तो दोनों में ही क्या होना चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस केवल टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही होने चाहिए, और कुछ पावर मिडल और लोअर मैनेजमेंट को भी देनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। 9th प्रिंसिपल है स्केलर चेन। The formal lines of authority between superiors and subordinates from the highest to the lowest ranks is known as scalar chain. एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन वर्क करते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में। इन सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में ये जो फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी होती है हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट रैंक तक, इन लाइंस ऑफ अथॉरिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन। मीन्स जिसकी रैंक सबसे ज्यादा होगी उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी, यानी कि सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर होगी। ए के पास जो सबसे टॉप पर है इसकी रैंक सबसे हाईएस्ट है, इसलिए इसके पास सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है। बी और एल ए के सबऑर्डिनेट हैं, इमीडिएट सबऑर्डिनेट, इनके पास ए के कंपैरिजन में कम अथॉरिटी होगी क्योंकि इनकी रैंक ए से कम है, इसलिए इनके पास कम डिसीजन मेकिंग पावर है। जैसे ही स्टेप कम होते जाएंगे, जो एम्प्लॉयज हैं जो डिफरेंट लेवल पर वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल पर जो मैनेजर्स हैं वर्क कर रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उतनी होगी। तो इस तरीके से ये एक चेन बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन। इस चेन को हम चेन ऑफ कमांड भी कहते हैं, क्योंकि ए को अगर डी तक कोई ऑर्डर या कमांड देना है तो ये डायरेक्ट डी को नहीं देगा, किसे देगा, बी को देगा ये कमांड, बी ये कमांड सी को देगा, सी ये कमांड डी को देगा, तब जाकर डी इस कमांड पर वर्क करेगा। सो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चेन ऑफ कमांड। इस चेन को हम चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इट इज अ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द पर्सन वर्किंग इन द लोएस्ट रैंक। टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोएस्ट रैंक तक जो पर्सन वर्क करते हैं उनके बीच में एक फ्लो में कम्युनिकेशन होता है, जो एक चेन के रूप में कम्युनिकेशन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चेन ऑफ कम्युनिकेशन। ये चेन वर्क कैसे करती है कि अगर एफ सपोज एक फॉरमैन है और पी सपोज एक मैकेनिक है, तो एफ को पी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि इसके डिपार्टमेंट में जो मशीनें खराब हैं वो मशीनें सुधरवानी है। तो पी तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, एफ को ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले अपने इमीडिएट सुपीरियर यानी कि ई को देना होगा, ई ये इंफॉर्मेशन डी को देगा, डी सी को, सी बी को, बी ये इंफॉर्मेशन ए को देगा, ए ये इंफॉर्मेशन एल को देगा, एल एम को, एम एन को, एन ये इंफॉर्मेशन ओ को देगा, तब ओ जाकर ये इंफॉर्मेशन पी तक पहुंचाएगा। फिर पी इस वर्क को कंप्लीट करेगा, यानी जो मशीन है उनको सुधारेगा। तो इस तरीके से ये चेन वर्क करती है। इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये कहा है, दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड, मीन्स इस चेन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर चेन ब्रेक होती है तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, इसलिए चेन स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। मीन्स जो लोएस्ट रैंक पर है वो डायरेक्टली सबसे हाईएस्ट रैंक वाले से कांटेक्ट नहीं कर सकता, इसी तरीके से जो सबसे हाईएस्ट रैंक रखते हैं वो लोएस्ट रैंक वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। इन्हें कोई भी ऑर्डर देना हो तो इस चेन को फॉलो करना होगा। इसी तरीके से इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचानी हो तो इस चेन को फॉलो करना होगा। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हाईएस्ट रैंक और लोएस्ट रैंक वाले के बीच में, तो कम्युनिकेशन गैप कैसे आता है ये देखते हैं कि अगर ए को पी या एफ से कुछ वर्क कराना है, इन्हें डायरेक्ट ऑर्डर देना है, तो ये अगर डायरेक्टली एफ को ऑर्डर देता है तो एफ इस केस में कोई गलती करता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ई की, डी की, सी और बी की,
इनकी नहीं होगी, क्योंकि ये चारों कहेंगे कि जो ऑर्डर आपने एफ को दिया है और एफ यहाँ पर गलती कर रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कैसे होगी, क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं कि आपने क्या ऑर्डर दिया है। क्योंकि एफ किसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट है, ई का, ई एफ का इमीडिएट सुपीरियर है। तो यहाँ पर एफ कोई भी वर्क करता है उसको इंस्ट्रक्शन ई से मिलते हैं, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन या जो भी ऑर्डर मिलते हैं, कमांड मिलती है, ई से मिलती है। लेकिन एफ को यहाँ पर ए डायरेक्टली ऑर्डर देता है, तो ई कहेगा कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी अगर एफ कोई गलती करता है तो यहाँ पर ई, डी, सी और बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। फिर इस प्रिंसिपल में ये कहा है, बट इन इमरजेंसी एम्प्लॉयज एट सेम लेवल कैन कॉन्टेक्ट थ्रू गैंगप्लैंक बाय इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपीरियर। मीन्स जब इमरजेंसी हो, बहुत ही अर्जेंट हो, इंफॉर्मेशन शेयर करनी ही है, तो इस केस में जो एम्प्लॉयज सेम लेवल पर वर्क कर रहे हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने इमीडिएट सुपीरियर को इन्फॉर्म करते हुए। मीन्स एफ को जो उसके डिपार्टमेंट में मशीन खराब है उन मशीन को सुधरवाना ही सुधरवाना है और आज ही सुधरवाना है, तो ये इस चेन को फॉलो करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि सेम लेवल पर अगर एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं तो सेम लेवल पर वर्क करने वाले एम्प्लॉयज गैंग प्लैंक का यूज कर सकते हैं, यानी कि ये जो डैश में लाइन दिख रही है इसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर सेम लेवल पर वर्क करते हैं तो, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने इमीडिएट सुपीरियर को इन्फॉर्म करना होगा, यानी कि एफ को पी से कांटेक्ट करने से पहले ई को बताना होगा कि ये अपने डिपार्टमेंट में खराब मशीन को सुधरवाना चाहता है, इसके लिए ये पी से कांटेक्ट करना चाहता है। तो गैंग प्लैंक का यूज करते हुए सेम लेवल पर वर्क करने वाले एम्प्लॉयज कांटेक्ट कर सकते हैं। 10th प्रिंसिपल है ऑर्डर। इस प्रिंसिपल में ऑर्डर का मतलब वर्कर्स और एम्प्लॉयज को वर्क करने के लिए ऑर्डर या कमांड देना नहीं है, बल्कि इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये कहा है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुचेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। हर चीज का और हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्लेस पर वो चीज और वो पर्सन अवेलेबल होना चाहिए, उसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर मैनेजर है तो मैनेजर का एक केबिन होना चाहिए और उस केबिन में एक फिक्स टाइम पर वो मैनेजर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वर्कर्स और एम्प्लॉयज मैनेजर से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस फिक्स टाइम पर उसके केबिन में जाकर वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस में कोई हिंड्रेंस नहीं होता है और जो काम होता है वो करेक्टली होता है, और अगर करेक्टली काम होता है तो मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। 11th प्रिंसिपल है इक्विटी। The principle of equity suggests that similar treatment is assured to people in similar position. इस प्रिंसिपल में फ्योल ने ये कहा है कि जब लोग सिमिलर पोजीशन पर वर्क कर रहे हो तो उनके साथ ट्रीटमेंट भी सिमिलर होना चाहिए। It implies that managers should be fair and impartial while dealing with their subordinates. They should not favor someone and neglect other. मैनेजर्स को जब वो अपने सबऑर्डिनेट से डील कर रहे हो तो उस टाइम पर उसे कैसा होना चाहिए, फेयर और इम्पार्शल होना चाहिए। किसी एक एम्प्लॉय को फेवर और दूसरे एम्प्लॉय को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दो एम्प्लॉयज के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है तो उस समय मैनेजर को दोनों ही एम्प्लॉयज को एक एक कर सुनना चाहिए, दोनों ही एम्प्लॉयज में से किसकी गलती है उसका डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही एम्प्लॉय को सुने और दूसरे एम्प्लॉयज को सुने ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो वो पार्शियलिटी करता है, इसलिए कहा गया है मैनेजर को फेयर और इम्पार्शियल होना चाहिए जब वो अपने सबऑर्डिनेट से डील कर रहे हो। किसी भी एक को फेवर और दूसरे को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉय। Employees should not be shifted from their position frequently. Stability must be maintained.
बिकॉज इनस्टेबिलिटी इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ बैड मैनेजमेंट। इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये कहा है कि एम्प्लॉयज को ना तो तुरंत उनकी जॉब से निकालना चाहिए और ना ही ऐसा इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए ताकि वो परेशान होकर अपनी जॉब को खुद ही छोड़कर चले जाएं। उनकी पोजीशन में स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर इनस्टेबिलिटी होती है तो ये दोनों होता है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और प्रभाव दोनों होता है बैड मैनेजमेंट का। अगर मैनेजर खराब है, वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है एम्प्लॉयज के साथ, रूडली बिहेवियर करता है, तो एम्प्लॉयज खुद ही परेशान होकर या तो जॉब छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो जॉब छोड़कर चले जाएंगे तो डेफिनेटली मैनेजर को न्यू अपॉइंटमेंट करना होगा, और न्यू अपॉइंटमेंट करेगा तो न्यू एम्प्लॉयज को सिखाने में भी टाइम लगेगा। जब तक वो सीखेंगे तब तक बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका होता है, और न्यू एम्प्लॉयज में उतनी एफिशिएंसी नहीं होती जितनी कि पुरानी एम्प्लॉयज में होती है, क्योंकि वो काम को सीख चुके होते हैं और नए एम्प्लॉयज को काम को सीखने में टाइम लगता है। इसलिए कहा गया है कि स्टेबिलिटी होना चाहिए एम्प्लॉयज की पोजीशन में। 13 प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। Initiative means eagerness to initiate action without being asked to do so, means taking the first step with self motivation. Initiative का मतलब है किसी भी काम को करने की पहल खुद से करना। जब एम्प्लॉयज को किसी भी काम को करने के लिए कहा भी ना गया हो, लेकिन उत्सुकता के साथ वो उस काम को खुद से ही करने की पहल करते हैं, मीन्स सेल्फ मोटिवेट होकर किसी भी काम को करने की फर्स्ट स्टेप वो खुद ही लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनिशिएटिव। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, मीन्स किसी भी काम को करने के लिए उस पर सोचना, उस पर प्लान बनाना और खुद ही उस प्लान पर वर्क करना। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट, मीन्स वर्कर्स को उनके प्लान बनाने, उस प्लान पर वर्क करने के लिए उन्हें इंक्रीज करना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन का और वर्कर्स का। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि उनके पास कोई आइडिया है, कोई सजेशन है, तो उन सजेशंस, उन आइडियाज को मैनेजर को सुनना चाहिए, और उनके पास अगर कोई प्लान है वर्क को करने का तो उन प्लान को भी देखना चाहिए। उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो खुद ही प्लान बनाएं और खुद ही उस प्लान पर वर्क करें। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वर्कर्स मोटिवेट होते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, और इस मोटिवेशन के साथ वो खुद से ही पहल करती हैं, बिना उन्हें ऑर्डर मिले, बिना उन्हें कोई कमांड मिले। जब वो खुद से ही मोटिवेट होकर उस वर्क को करते हैं तो इससे उनकी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और उनमें इम्प्रूवमेंट आता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इसलिए वर्कर्स को हमेशा उनके प्लान्स बनाने के लिए और उस प्लान पर वर्क करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। इससे वर्कर्स की वर्किंग कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट होता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी इम्प्रूवमेंट होता है। 14 प्रिंसिपल है एस्पिरिट द कॉर्प्स। Esprit de corps means the spirit of loyalty and devotion which unites the members of an organization. Management should promote team spirit, unity and harmony among employees. Management should promote teamwork. Esprit de corps का मतलब है एक ऐसी फीलिंग जो सभी मेंबर्स को एकजुट करके रखती है। फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन जो सभी मेंबर्स को एक यूनिटी के फॉर्म में बांधती है ताकि वो एक यूनिटी के रूप में ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना एफर्ट लगा सकें। मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट, यूनिटी और हार्मनी एम्प्लॉयज के बीच में प्रमोट करनी चाहिए। मीन्स एम्प्लॉयज के बीच में टीम भावना होनी चाहिए, उन्हें एक यूनिटी के रूप में काम कराना चाहिए, उनमें सामंजस्य बिठाना चाहिए। मैनेजमेंट को टीम वर्क को लेकर चलना चाहिए, टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी कि सभी मेंबर्स में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति
एक निष्ठा, एक लगन की भावना होना चाहिए। ये भावना सभी मेंबर्स को एकजुट करके रखती है, एक यूनिटी के फॉर्म में बांधकर रखती है, ताकि अपना पूरा एफर्ट वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा सकें।